तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के पहले चैप्टर को, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो देखिए, हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है चेंजेस से। तो हमें हमारे आसपास डेली लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ चेंजेस फिजिकल होते हैं और कुछ केमिकल। इन चेंजेस में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, जैसे कि पानी का जमना, बर्फ़ का पिघलना। और जो केमिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते, मतलब कि ये एक बार हो जाते हैं तो ये दोबारा से रिवर्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जब लोहे पर जंग लग जाती है और वो ख़राब हो जाता है तो वो दोबारा से सही नहीं हो पाता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती है। तो आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं पालना है, चीज़ों को सिंपली समझना है कि जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं उनकी वजह से फिज़िकल रिएक्शन होती है और जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनकी वजह से केमिकल रिएक्शन होती है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो मेन पार्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स उन सब्सटेंस को कहा जाता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जबकि प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होता है। केमिकल रिएक्शन को समझने से ये दोनों टर्म हमें और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंस, जिन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है, वो कन्वर्ट हो जाती हैं एक या उससे ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंस में, जिन्हें प्रोडक्ट्स कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2 यानी कि वाटर फॉर्म कर रहा है। तो इस रिएक्शन में ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। और जो H2O है वो प्रोडक्ट है, क्योंकि H2O ही रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है। रिएक्शन के दौरान हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की स्टेट में चेंज देखने को मिल सकता है, या उनके कलर में चेंज देखने को मिल सकता है। इसके साथ हमें टेम्परेचर में भी चेंज देखने को मिल सकता है, और गैस भी निकलती हुई दिख सकती है। और केमिकल रिएक्शन के अंदर ही हमें प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होते हुए दिख सकता है। तो केमिकल रिएक्शन में हमें ये कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो आगे हमें समझना है केमिकल इक्वेशंस को। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर हम देखेंगे कि हम इन्हें बैलेंस क्यों करते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है इनको बैलेंस करने की, और लास्ट में हम देखेंगे कि हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। तो केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती हैं केमिकल रिएक्शन की सिंबल्स और फॉर्मूले के साथ, यानी कि केमिकल रिएक्शन को उनके सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में लिखने को ही केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो आप देखिए कि इस रिएक्शन को सिंबल्स के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं इनको लिखने का भी एक तरीका होता है, जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं उन्हें लेफ़्ट साइड में लिखा जाता है और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें राइट साइड में लिखा जाता है, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। आगे हमें देखना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के अंदर, यानी कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों में एटम्स का जो नंबर है वो सेम होता है। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि वाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास हमेशा सेम रहता है। तो ऐसा तो जब होगा जब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम हो, और मास सेम तब होगा जब रिएक्टेंट में एटम का नंबर और प्रोडक्ट में एटम्स का नंबर सेम हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई नहीं होगा। तो ये तो हमने देख लिया कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस्ड होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि इन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस्ड कैसे किया जाता है। तो केमिकल इक्वेशंस को किसी स्पेसिफिक मेथड से नहीं, सिंपली हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस किया जाता है। तो अब हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। तो इस रिएक्शन में आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है।
तो आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर एटम का नंबर सेम नहीं है और ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। तो चलिए अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस्ड करते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम जो चेंज करते हैं तो उसके लिए हम हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। फिर हमें जो कुछ भी मल्टीप्लाई या कुछ भी चेंज करना होता है तो वो पूरे एलिमेंट या कंपाउंड पर ही होता है जो कि ब्रैकेट में होते हैं। तो केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग को ईजी बनाने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम एक कॉलम में एलिमेंट्स के नाम, अगले कॉलम में रिएक्टेंट्स के एटम के नंबर और नेक्स्ट कॉलम में प्रोडक्ट्स के एटम के नंबर को लिख लेंगे। तो अब हम टेबल के थ्रू इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट है आयरन। तो आयरन के रिएक्टेंट में एक एटम है और प्रोडक्ट में आप देखिए 3 एटम है। दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में 2 एटम है और इधर प्रोडक्ट के हाइड्रोजन में भी 2 ही एटम है। और तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 1 एटम है और प्रोडक्ट में 4 एटम है। तो इस टेबल में पहले है आयरन। तो अगर हम इधर रिएक्टेंट की साइड 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम का नंबर सेम हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। तो आप देखिए कि हाइड्रोजन के एटम का नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में सेम ही है जो कि है 2-2 एटम। और लास्ट और थर्ड एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में एटम का नंबर है 1 और प्रोडक्ट में 4 एटम्स हैं। तो अगर हम इधर रिएक्टेंट की साइड ऑक्सीजन में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड ऑक्सीजन के एटम बराबर हो जाएंगे। लेकिन हमने अभी देखा यदि कोई 2 एलिमेंट भी अगर कंपाउंड फॉर्म में दिए हुए हों तो उसको बैलेंस करने के लिए उस पूरे कंपाउंड में मल्टीप्लाई होता है। तो हम इस H2O में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे H2O में 4 का मल्टीप्लाई होने से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन जो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है वो 4 का मल्टीप्लाई होने से उसमें 8 एटम्स हो जाएंगे और ये अनबैलेंस हो जाएगा क्योंकि उसके प्रोडक्ट में 2 ही हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम प्रोडक्ट के हाइड्रोजन में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप देखिए इस रिएक्शन में तीनों एलिमेंट आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं और उनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एटम्स का नंबर बराबर हो चुका है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि आयरन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में 3-3 एटम हैं, हाइड्रोजन में 8-8 एटम्स हैं, वहीं पर जो ऑक्सीजन है उसमें 4-4 एटम्स है दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में। तो ये जो रिएक्शन लिखी थी वो अनबैलेंस्ड थी, लेकिन हमने अभी इस टेबल में सभी एलिमेंट्स को बैलेंस किया है। तो चलिए अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस्ड तरीके से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगी 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। आप खुद से भी कुछ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है जो कि मैंने आपको बता दिया है। आपको एक टेबल फॉर्म करना है और किसी भी तरीके से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एटम्स के नंबर को सेम करना है।